हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। ठीक है, तो बेटा देखो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट एंड दैट इज लॉज ऑफ मोशन। मतलब कह सकते हो बेटा गति के नियम। ये आधार है, ठीक है, फंडामेंटल्स है पूरी की पूरी मैकेनिक्स का। ये चैप्टर समझ में आएगा तो एनसीईआरटी के 10 चैप्टर समझ में आएंगे, ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएंगे। क्लियर? तो आई एम श्योर आप मेरे साथ प्रॉपर मेहनत करोगे, अच्छे से क्लास को अटेंड करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, क्वेश्चंस को ट्राई करोगे मेरे साथ साथ, है ना। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स लिए एंड हम कोशिश करेंगे कि यूनिट एकदम हमारी परफेक्शन के साथ निकले। ठीक है, चलो अब बिना ज़्यादा टाइम लिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर के साथ। और जो पहला लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, द्रव्यमान क्या होता है, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे उसकी एप्लीकेशन, गति का पहला नियम, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहले हमें ना दो शब्दों को समझना पड़ेगा। एक शब्द होता है द्रव्यमान, बहुत ज़्यादा काम आता है। एक शब्द होता है इनर्शिया, यानी कि जड़त्व, बहुत ज़्यादा काम आता है। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ द्रव्यमान यानी कि मास, तो द्रव्यमान को बेटा इंग्लिश में मास कहते हैं। वैसे इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में, है ना, कितनी ज़्यादा पदार्थ की मात्रा है उसको माप करने का एक तरीका या भौतिक राशि है द्रव्यमान। बोले ठीक है सर, ये तो पता है हमें पहले से। तो वेरी गुड। अब सुनो, इनर्शिया का होता है बेटा जड़त्व। ये जो हमने इनर्शिया लिखा है ना, इसको बेटा अपन हिंदी में कह सकते हैं जड़त्व। ठीक, ये जो जड़त्व है ये बेसिकली एक गुण है। किसका गुण है बेटा? किसी पदार्थ या किसी बॉडी या किसी वस्तु का। बोले किस प्रकार का गुण है? वैसा गुण है जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। सिंपल, एकदम साधारण भाषा में, कि अगर आप विराम में हो और चलना चाहते हो तो कोई गुण ऐसा होगा जो उसका विरोध करेगा। उसको बोलते हैं स्थिति जड़त्व, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। बात समझ में आती है? इस प्रकार गुण को अपन क्या कहते हैं बेटा? जड़त्व। तो जो पहला अपना हो गया, जैसे जड़त्व तो हो गया इनर्शिया, ये अपना 3 प्रकार का हो गया। पहला कैसा हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिति जड़त्व। स्थिति जड़त्व का काम क्या है बेटा? कि अगर किसी की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहोगे, विराम से उसे चलाना चाहोगे, तो जो गुण उसका प्रतिरोध कर देगा उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिति जड़त्व कह देंगे। बोले ठीक है सर, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? उनका बिल्कुल ले सकते हैं। मान लो अपने पास कोई एक बस है, यही बस है, और ये एक आदमी है जो बस के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक, अब एकदम से बेटा बस क्या कर रही है? अभी तो बढ़िया से आराम से अपनी बस खड़ी हुई है, अब एकदम से बस चलने लगी। तो बस चलने लगी तो क्या होगा? जो उसके पैर हैं जो बस के साथ संपर्क में है वो भी चलने लगे। बोले हाँ सर चलेंगे। लेकिन बेटा जो ऊपर का हिस्सा होता है ना बॉडी का, उसके पास होता है स्थिति जड़त्व, एक गुण जो इस परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जब पैर आगे जाएंगे तो ऊपर का शरीर बोलेगा नहीं मैं रहूँगा, तो वो पैर तो चले जाते हैं आगे और ऊपर का शरीर कहाँ रह जाता है? पीछे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ गिर रहे हैं? पीछे की ओर गिर रहे हैं। करेक्ट, ये पहला जड़त्व हो गया। फिर दूसरे प्रकार का जड़त्व होता है बेटा गति जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन मतलब बेटा सिंपली गति, गति जड़त्व। ये क्या करता है? अगर कोई कण गति में है, कोई वस्तु गति में है और उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो उसको विरोध करने वाले गुण को गति जड़त्व कहेंगे। बोले ठीक है सर, एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा ठीक है, मान लो यही बस होती, ये बस अभी क्या होती है? चल रही होती, पहले से ही चल रही होती। करेक्ट, और अब आपने क्या किया? एकदम से ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाते ही कई बार बेटा अपन आगे की तरफ गिरते हैं ना। बोले हाँ सर गिरते तो हैं। मैंने कहा क्यों होता है? क्योंकि आपके पैर जो हैं जैसे ही बस रुकी वो बस के साथ साथ जाएंगे। बोले ठीक है सर, लेकिन ऊपर का जो शरीर है उसके पास क्या है? गति जड़त्व है। वो बोलेगा नहीं मैं तो चलते ही रहूँगा। तो पैर तो रुक गए, आगे का शरीर चलता रहा, तो ये आगे का शरीर, ये अपने पैर रुके आगे की तरफ। तो इसलिए हमें क्या लगेगा कि ये आदमी आगे की तरफ गिर रहा है। समझ गए बात को? बिल्कुल ऐसे ही बेटा एक और प्रकार का जड़त्व होता है जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या आप कह सकते हो बेटा दिशा जड़त्व। ठीक है, दिशा जड़त्व का काम क्या होता है? बेसिकली अगर कोई कण एक दिशा में गति कर रहा है और आप उस दिशा को परिवर्तन करना चाहो तो उसका विरोध कौन करेगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या दिशा जड़त्व। जैसे कई बार नहीं होता कि गाड़ी को अपन घुमाते हैं, तो अपन जब गाड़ी को घुमाते हैं तो अपन कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ फेंके जाते हैं। करेक्ट, तो इसी कारण होता है, क्योंकि गाड़ी तो घूम जाती है लेकिन जो बॉडी होती है उसके पास दिशा जड़त्व है, तो वो सीधे सीधे जाता है। तो ऐसे गाड़ी घूमी और बॉडी सीधे, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ऐसा लगेगा कि बॉडी बाहर की तरफ फेंका जा रही है।
समझ गए बात को? तो इस प्रकार से इस पूरी स्लाइड में बस इतना ध्यान रखना है कि भाई इनर्शिया या जड़त्व किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। 3 प्रकार का होता है, स्थिति जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। ठीक है, जिसमें परिवर्तन का विरोध करेगा उस प्रकार का जड़त्व हो जाएगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में इसके पॉइंट्स बना के लिख लो। ठीक है, जब एक बार क्लियर हो जाए फिर अपन मेन पार्ट पे चलना शुरू करते हैं। ठीक, चलो पॉज करके कॉपी करो बेटा, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। देखो, तो जो दूसरा पॉइंट अपना निकल के आता है बेटा, है ना, दूसरी 2 और शब्द जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए उनको और देखते हैं। उनमें जो सबसे पहला है बेटा वो है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम को बेटा अपन कहते हैं संवेग। ये जो मोमेंटम लिखा हुआ है ना, इस मोमेंटम को बेटा अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं? संवेग। ठीक, ये जो संवेग होगा बेटा, इस संवेग की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब गति की मात्रा। यानी किसी भी चीज में कितनी अधिक या कितनी कम गति है उसको नापने के लिए अपन ने जो भौतिक राशि बनाई, फिजिकल क्वांटिटी बनाई, उसको बेटा क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं या संवेग कहते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिकली बात करें बेटा तो मैथमेटिकली संवेग को, ठीक है, यानी कि संवेग को मैथमेटिकली बेटा अपन किससे दर्शाते हैं? पी वेक्टर से। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? m इंटू वी वैक्टर, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। और बेटा यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो कैसी क्वांटिटी है? एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर। करेक्ट। दूसरा, इसकी अगर विमा देखोगे तो बेटा इकाई देखोगे तो m के लिए kg, इसके लिए मीटर पर सेकंड। वेग मीटर पर सेकंड में होता है, द्रव्यमान kg में होता है। तो जो इसकी इकाई निकल के आएगी बेटा, ये निकल के आएगी kg, साफ साफ लिखते हैं थोड़ा, kg मीटर पर सेकंड। बेटा यहीं से इसका विमीय सूत्र भी आ जाता है। जो विमीय सूत्र आएगा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आएगा बेटा m1 L1 T-1। अपन जितनी भी क्वांटिटी पढ़े ना, कोशिश करें सबकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र अपने को अच्छे से आना चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 सवाल उसके बन जाते हैं बेटा कभी कभी। ठीक है, इसलिए तो यहाँ से ये 3 चीज़ें पता लग गई और ये समझ में आ गया कि भाई ये बेसिकली क्या बताता है अपने को? क्वांटिटी ऑफ मोशन, या हम कह सकते हैं बेटा गति की मात्रा। गति की मात्रा ये थोड़ी सी बेटा एक टर्म है जिसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता बच्चों को, बस ये पता होता है P बराबर mv, पर उसका मतलब क्या होता है वो भी समझना ज़रूरी है। ठीक, तो एक बार मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। अब ये संवेग क्लियर हो गया तो बिल्कुल इसी तरह से हम ना बल को भी पढ़ लेते हैं। ये असल में ना शब्द हैं जो काम आएंगे, अपन बार बार सुनेंगे, तो पहले से थोड़ा आइडिया रहेगा ना तो चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, फिर इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा टर्म है ये तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत ही ज़्यादा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स। फोर्स को अपन हिंदी में क्या कह देंगे? बल। ठीक, तो ये जो फोर्स की बात करेंगे, ये फोर्स अपने पास क्या होगा बेटा? बल। ठीक है, अगर अपन फोर्स को बात करें मैथमेटिकली कि फोर्स होता क्या है, कैसे समझते हैं, तो बेटा फोर्स एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करती है। जैसे मान लो कोई चीज़ रुकी हुई है, उसे चलाना चाहिए, तो चलाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। करेक्ट। कोई चीज़ पहले से चल रही है, उसको रोकना है तो भी उसको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगा के, बल लगा के रोकना पड़ेगा। करेक्ट। कोई चीज़ मान लो पत्थर है, अपन उसकी दिशा बदलना चाहते हैं तो रस्सी से बांध के उसको घुमाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो कोई भी स्थिति में परिवर्तन करना चाहोगे तो जिस भौतिक राशि की वजह से परिवर्तन होगा उसे कहेंगे बेटा फोर्स यानी बल। तो अपन यहाँ से लिख लेते हैं कि भाई हमको समझ में आ गया कि जो फोर्स है उसे एफ वेक्टर और इसे क्या कहते हैं? बल। और इसका जो फॉर्मूला बेटा अपन बहुत पहले से 9th क्लास से पढ़ते आए हैं वो है F बराबर ma, मास इंटू एक्सिलरेशन या द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन इसमें एक छुपी कंडीशन है जो शायद आपको नहीं पता होगी। वो छुपी हुई कंडीशन ये है कि ये तब एप्लीकेबल है जब ये द्रव्यमान अपना क्या होगा? नियत बोले तो कांस्टेंट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लो एक 10 किलो का डब्बा है और वो हमेशा 10 किलो का रहता है तो F बराबर ma लग जाएगा। लेकिन मान लो अपने पास एक 10 किलो का डब्बा है, उसमें मिट्टी भरी है और नीचे एक छेद कर दिया तो मिट्टी गिरती रहेगी, धीरे धीरे उसका द्रव्यमान क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। या पाइप ले लिया, पानी बह रहा है, द्रव्यमान कम होने लगेगा। ऐसे केस में F बराबर ma नहीं लगेगा। फिर आप बोलोगे तो सर ऐसे केस में क्या लगेगा?
उसके लिए तसल्ली रखनी पड़ेगी, पेशेंस, ठीक है। अभी धीरे 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 करके सीखेंगे, राइट। तो अब बस मैंने ये बताना शुरू किया है कि ये जो बार बार हम, जैसे अभी मान लो फर्स्ट लॉ ही पढ़ेंगे तो उसमें फोर्स शब्द आएगा, ऑल्दो 9, 10 में पढ़ा है, पर मेरा भी तो जिम्मेदारी है ना एक बार रिवाइज कराने का। तो मैं बता रहा हूँ कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो पता लग गया F बराबर ma, और ये परिवर्तन करने की कोशिश करता है किसी भी कण की स्थिति में। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा इसकी भी सेम टर्म्स की अगर बात कर ले तो देखो, इसकी अगर बात करते हैं तो ये भी कैसी राशि है, सदिश, ठीक। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, m द्रव्यमान kg, त्वरण किस में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आएगी बेटा ये आएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र तो सबको रटा होगा, सबसे ज़्यादा काम आता है m1 l1 t-2, करेक्ट बेटा, यही है m1 l1 t-2, ये अपना विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। और ये पता लग गया कि ये फोर्स का फॉर्मूला कब लगेगा, जब m नियत हो। बोले ठीक है सर। यानी अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने ना 4 टर्म समझ ली, द्रव्यमान क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया का मतलब जड़त्व, वो क्या होता है, फिर हमने देखा संवेग क्या होता है, फिर हमने देखा बल क्या होता है। क्लियर? बोले हाँ सर एकदम क्लियर। अब तुम चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स को कॉपी कर सकते हो। इनको कॉपी करने के बाद एक स्टार पॉइंट आपको बताऊंगा, और वो स्टार पॉइंट बताने के बाद फिर अपन मेन न्यूमेरिकल से चालू कर देंगे, यानी एग्जाम्पल से चालू कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ समझने के बाद। कोई डाउट यहाँ तक? बोले नहीं सर। तो तुम एक काम करो, यहाँ तक पॉज करो, कॉपी करो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और फिर उसके बाद स्टार पॉइंट सुनो, ठीक है। तो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब आप बोलोगे सर वो कौन सा स्टार पॉइंट है जिसकी आप बात कर रहे थे। बेटा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आपसे कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो जड़त्व है, इनर्शिया, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना, ये रहा, तो बोलेंगे कि भाई ये जो जड़त्व है यानी कि इनर्शिया, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो आप बस एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि जो जड़त्व है ना, ये वास्तव में द्रव्यमान पे निर्भर करता है। यानी भी किसी भी कण का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जड़त्व होगा। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा दिमाग में, कभी अगर बन जाता है क्वेश्चन तो। बोले ठीक है सर। तो अब आप इसको भी चाहो तो पॉज करके, तो छोटा सा पॉइंट है, कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है। और फिर अपन चलते हैं अब एग्जाम्पल्स के साथ। ये आ गया बेटा अपना पहला एग्जाम्पल, ठीक है। बिल्कुल आराम से जीरो लेवल पे समझेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे ताकि इसकी एप्लीकेशन समझ पाए अच्छे से। तो मैंने कहा कि बेटा देखो, आपको बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 4। मैं समझाता हूँ, मतलब अपने पास क्या है, कोई एक सरफेस है ना, कोई अपने पास एक सतह है, आप तो समझते जाना अच्छे से, और उसके ऊपर अपने पास बेटा कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये बोल दिया गया है कि बेटा इसका जो द्रव्यमान है ये कितना है, 2 kg दिया है। इसके अलावा में ये भी बोला गया है कि जो इसका वेग है वो कितना दिया हुआ है बेटा, वो हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अभी ये दे रखा है, कह रहा है कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब ये समझ में आता है कि ये 2 सेकेंड बाद रुक जाता है। यानी अभी तो t बराबर 0 पे यहाँ पर है, लेकिन जब मैं t बराबर 2 सेकेंड पे देखता हूँ तो t बराबर 2 सेकेंड पर ये मुझे रुका हुआ दिखाई देता है। t बराबर 2 सेकेंड पर, सुनते जाना, है ना, t बराबर 2 सेकेंड पर। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा t बराबर 2 सेकेंड पे इसकी चाल कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, रुक जाता है। अब बोल रहा है कि अगर मैं चाहूँ कि भाई ये बॉडी चलती ही रहे, और कितने से चलती रहे, 4 मीटर पर सेकेंड तक ही चलती रहे, तो उसके लिए मुझे कितना बल किस दिशा में लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार और रिपीट करूं, देखो ये एक ब्लॉक दे रखा है 2 किलो का, और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अभी ये बोला गया है कि मैं कुछ भी फोर्स नहीं लगाता, कोई बल नहीं लगाता, तो ये थोड़ी देर में 2 सेकंड रुक जाता है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि भाई आप ये बताओ कि कितना बल मैं इस पर लगा दूं, कितना बल इस पर लगा दूं, और किस दिशा में लगा दूं कि ये 4 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलता रहे। बोले ठीक है सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी समझ में आ गई है। अब आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो, चाहो तो मेरा सोल्यूशन सुन लो, ठीक है। मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से देखो क्या होना चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से अगर कोई सोल्यूशन पूछेगा तो मैं पहले तो कारण समझूंगा कि हो क्या रहा है। तो मुझे इतना समझ में आया कि यार ये अगर 4 से जा रहा है और रुक जा रहा है, तो मतलब कोई ना कोई तो एक मंदन बल होगा जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। बोले हाँ सर।
अच्छा मंदन है, ये आगे जा रहा है तो बल कहाँ लगना चाहिए, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे कोई एक बल ऐसा होगा जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। बोले हाँ सर। अगर मैं किसी प्रकार से वो बल निकाल लूँ और उतना ही बल आगे लगा दूँ, तो जो आगे वाला बल है और जो मंदन बल है वो एक दूसरे को काट देंगे, सदिश राशियाँ हैं, और मेरे को नेट बल क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जब नेट बल ही नहीं लगेगा तो त्वरण ही नहीं आएगा, त्वरण ही नहीं आएगा तो वेग में परिवर्तन ही नहीं आएगा, और ये 4 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। समझ में आती बात। तो बेसिकली बेटा अपने को जो फंडामेंटल सीखना है वो ये कि अगर मैं चाहता हूं कि वो सेम वेलोसिटी यानी समान वेग से चलता रहे, तो सेम वेलोसिटी का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, सेम वेलोसिटी मतलब सेम वेग या समान वेग भी बोल सकते हैं बेटा, है ना। समान वेग के लिए त्वरण अपने पास होना चाहिए 0 और उसके लिए बल भी क्या होना चाहिए, 0, नेट बल 0 होना चाहिए जो इस वस्तु पे लगे। क्लियर। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब सारा फोकस करते हैं बल पता करने पे। मैंने कहा भाई कभी भी अगर आपको बल निकालना ही है, मान लो यही बल निकालना है, तो बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए, और त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना, टाइम। ये तो आपने गतिकी में पढ़ा हुआ है। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब देखो इस पर वैल्यू पुट करते हैं, तो द्रव्यमान अपने को कितना दिया है 2, अंतिम वेग कितना आ गया 0 क्योंकि ये तो रुक जा रहा है, माइनस प्रारंभिक देखो इसका कितनी चाल दे रखी है 4, और डिवाइडेड बाय बेटा ये कितने समय में हुआ है, ये सारा काम अपना 2 सेकंड में हुआ है, 2 सेकंड। यहाँ बेटा देखो 2 से 2 तो कट जाएगा अपना, 2 से 2 कट गया, केवल क्या बच गया -4। यानी यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो बल आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, -4 न्यूटन। बात समझ आई कुछ। यानी कि जो फोर्स लगेगा मंदन बल वो कितना लग रहा है, -4। देखो माइनस भी ये दर्शा रहा है कि बल कहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में, पीछे की तरफ, वेग आगे और बल पीछे, क्योंकि वो रुक रहा है। करेक्ट। यानी कि ये जो सतह है ये इसको 4 न्यूटन के बल से पीछे खींच रही। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये नियत चाल से चलता जाए, तो मैं भी क्या करूँगा बेटा, अपनी तरफ से आगे की तरफ एक बल लगाऊंगा। ठीक है, अपनी तरफ से क्या करूँगा बेटा, आगे की तरफ एक बल लगाऊंगा, और उस बल का परिमाण मैं कितना लिख दूंगा, उस बल का परिमाण बेटा मैं लिख दूंगा 4 न्यूटन। तो जब मैं 4 न्यूटन का बल आगे लगाऊंगा तो वो 4 न्यूटन के पीछे वाले बल को कैंसिल कर देगा, और फिर ये ब्लॉक नियत चाल से चलता जाएगा। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे जा रहा हूँ, पर एक्चुअल में क्या है ना, जब तक फंडामेंटल से 0 लेवल से नहीं उठाऊंगा ना, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एक बार शुरुआत में थोड़ा 0 लेवल पे समझ गए, अपना ईगो को साइड में करते हुए कि हाँ ठीक है, छोटी चीज़ें भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, हमें समझना चाहिए, तो वैसा करके करोगे ना, तो फिर थोड़े टाइम बाद ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेगा, वरना यही आपके लिए मुसीबत बन जाएगा मान लो। ठीक है, तो आई गेस ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये समझ में आ गया होगा कैसे फोर्स निकाल के बैलेंस किया है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर एकदम परफेक्टली क्लियर है तो कॉपी करो, पॉज करके समझ लो, फिर अगला एग्जाम्पल आप कोशिश करना कि पहले तो अपन एक पॉइंट समझेंगे, फिर एग्जाम्पल्स लेंगे, उनको तुम खुद से ट्राई करो। बोले ठीक है सर, चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो अब अपन ना कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना। अपन ने समझा ना कि जैसे बल क्या होता है, संवेग क्या होता है। अब हम F बराबर ma जो पढ़ा है ना, उसी के ऊपर बेस 2-3-4 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए कि F बराबर ma को यूज़ कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो देखो पहला जो एग्जाम्पल है वो अपने को क्या कह रहा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप वो समझो। हमारे पास बेटा एक 2 किलो का ब्लॉक दे रखा है, 2 किलो का, और ये जो ब्लॉक है इसकी प्रारंभिक चाल यानी ये शुरुआत में कितने से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, और फिर हम कहते हैं कि भाई ये थोड़ी देर बाद यानी 2 सेकंड बाद रुक जाता है। रुकने का मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी t बराबर अगर मैं देखता हूँ 0 सेकंड पर, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इसके 2 सेकंड बाद यानी कि t बराबर 2 सेकंड पे ये रुक जाता है। करेक्ट। तो ऐसा हो, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अपने से ये पूछा गया है कि भाई हमें इस पे कितना बल लगाना पड़े कि ये 4 मीटर पर सेकंड चाल से चलता रहे, नियत चाल से चलता रहे। बोले सर इसका मतलब अगर नियत चाल कह रहा है तो ये तो त्वरण 0 कहना चाह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, इसमें त्वरण क्या हो जाएगा, 0। त्वरण 0 होते ही F बराबर ma से F भी क्या हो जाएगा, 0।
तो इस पर कुल बल जब तक 0 नहीं लगेगा तब तक हम कैसे बोलेंगे कि ये नियत चाल से चल रहा है। बोले ठीक है सर, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया कि वास्तव में तो ये 2 सेकंड में रुक जाता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितना बल लगा दें कि ये ना रुके और ये 4 से ही चलता रहे। मैंने कहा हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं ही समझाऊंगा इसको, है ना, ये तुम समझो फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन पहले एक बार थोड़ा सा बेस तो बनाए अपन, फिर तुम ट्राई करना। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर कोई कण रुक रहा है ना, अगर कोई कण रुक रहा है तो बेटा इसका मतलब विपरीत दिशा में, वेग के विपरीत दिशा में इस पर कोई ना कोई तो बल लग ही रहा होगा फॉर श्योर। यहाँ पे कोई ना कोई क्या लग रहा होगा बेटा, फोर्स लग रहा होगा, मंदन बल, जो इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी चाल क्या हो रही होगी, घट रही होगी। बोले हाँ सर। अगर मैं इस फोर्स की बात करूं बेटा, तो इस फोर्स को क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं m इंटू ए? बोले सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो मास इंटू बेटा क्या एक्सेलरेशन या त्वरण को मैं अंतिम वेग, ध्यान देना मेरी बात पे, माइनस प्रारंभिक वेग बटा t बोल सकता हूं क्या? बोले बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। यहाँ पे द्रव्यमान की अगर बात करते हैं, ये हमें कितना दिया है 2, ठीक, अंतिम वेग रुक जा रहा है इसलिए अंतिम वेग या चाल कितनी 0, प्रारंभिक बेटा कितनी थी 4, और समय हमारे पास कितना दे रखा है 2। तो यहाँ से अगर देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा देखो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 और 2 कट के -4 न्यूटन। तो कुल मिला के ये पता चल गया कि इसके ऊपर पीछे की तरफ कितना बल लग रहा था, ये सतह लगा रही होगी, जो कितना लग रहा था बेटा -4 न्यूटन, जिसकी वजह से ये रुका था। मुझे बोला गया था कि भाई रुके ना, उसके लिए कितना बल लगाऊं, तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि भाई अगर रुके ना तो उसके लिए मुझे इस ब्लॉक पे आगे की तरफ उतना ही बल लगा देना चाहिए जितना कि ये सतह इसके ऊपर पीछे की तरफ लगा दी है। और वो जो बल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आएगा बेटा, 4 न्यूटन। समझ गए बात को? और यही अपना क्या निकल के आ जाएगा बेटा, आंसर। समझ में आई? कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ तो मैंने v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t लगा दिया ए के लिए। हो सकता है अपने को गति के समीकरण का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके अपने को क्या निकालना पड़े, a। हो सकता है अपने को दूरी दे देता तो मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as लगा देता। तो ये खाली क्वेश्चन फ्रेम करने का एक अप्रोच है कि भाई आपको गति के समीकरण या गतिकी में जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके a निकालना पड़ेगा, फिर m इंटू ए करके बल निकालना पड़ेगा। अब उस बल को कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन भले ही सिंपल है लेकिन काम का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो जब कभी भी आपको दिखे कि प्रारंभिक चाल दे दी, इतनी देर बाद रुक रहा है, चाल घट रही है, बढ़ जा रही है बोले, और बोले बल निकालो, तो आप तो ए पे फोकस करो। जैसे ही त्वरण आ जाएगा m इंटू ए क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। बोले ठीक है सर, यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पे पॉज करो, अच्छे से समझ लो, कॉपी में लिख लो और फिर अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो बेटा अगला जो एग्जाम्पल है ना वो भी मैं ही समझाऊंगा आपको, ठीक है, और कैसे करना है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। फिर आप अप्लाई करना अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस शीट्स में, राइट। तो हमें बोला गया है बेटा कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स। मतलब बेटा हमें 2 चीज़ें निकालनी है। कौन सी 2 चीज़ें निकालनी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा त्वरण, ठीक है। तो एक तो हमें त्वरण चाहिए और एक क्या चाहिए, बल चाहिए हर ब्लॉक का। ये जो 3 ब्लॉक दे रखे, मैं डेटा बताता हूँ आपको। हमारे पास देखो टोटल जो ब्लॉक दे रखे हैं उनका क्या क्या है। इसका द्रव्यमान 2 किलो दे रखा है, एक का द्रव्यमान मेरे को 3 किलो दे रखा है, करेक्ट, और इसके अलावा एक का द्रव्यमान बेटा मेरे को 5 किलो दे रखा है। तो टोटल 5, 3 और 2, ये 3 ब्लॉक दे रखे हैं। यहाँ पर बेटा बल लगाया गया है 20 न्यूटन का, करेक्ट, और इसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगाया गया है 10 न्यूटन का, करेक्ट। और हमें बोला गया है कि अब बताओ इन तीनों ब्लॉक पे लगने वाला अलग अलग कितना बल लगेगा नेट, और इन तीनों ही ब्लॉक का त्वरण कितना होगा। ये तो हो गया क्वेश्चन। बोले ठीक है सर, ये तो हो गया क्वेश्चन। आप चाहो तो क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख सकते हो, राइट, कि तीनों ब्लॉक का त्वरण है, उन पे लगने वाला बल ज्ञात करो, राइट। और अब मैं समझाता हूँ कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। आराम से ठंडे दिमाग से समझना है बेटा। जहाँ तक सोल्यूशन की बात करते हैं ना बेटा, सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। भाई 3 डब्बे अगर आपके घर पे रखे होते और आप एक तरफ 10 न्यूटन का 20 न्यूटन का बल लगाते, दूसरी तरफ से 10 लगाते, तो ये किधर जाते? बोले सर ऑफकोर्स जहाँ 20 न्यूटन लगेगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये वाला बल ज़्यादा है उस वाले बल से, तो ये आगे जाने लगेंगे। अच्छा आगे क्या तीनों अलग अलग जाएंगे कि साथ साथ जाएंगे?
बोले सर साथ साथ जाएंगे, तीनों एक के साथ एक संपर्क में रहेंगे, सट के आगे। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब तीनों साथ साथ ही चल रहे हैं अपने, है ना, जब तीनों अपने साथ साथ ही चल रहे हैं तो मैं क्यों ना इन तीनों को एक मान लूँ। चलने के लिए भाई साथ ही तो चल रहे हैं, तो तीनों को क्या मान लिया करो, एक मान लिया करो। हाँ, हमें इतना भी समझ में आ गया कि भाई एक मानने के बाद कि इनका जो त्वरण है वो तीनों का ही क्या होगा, आगे की तरफ होगा, और तीनों का त्वरण क्या होगा, समान होगा, क्योंकि तो साथ साथ चल रहे थे। बोले हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है। फिर मैंने कहा ए का क्या फॉर्मूला सिखाया तुमको, एक ही फॉर्मूला बताया अब तक तुमको, ए का एक ही फॉर्मूला बताया, F/m, करेक्ट। अब बेटा यहाँ पे F का एक्चुअल मतलब क्या होता है, F का एक्चुअल मतलब होता है बेटा यहाँ पे F नेट, समझे, और M का मतलब होता है M टोटल, यानी किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट बल डिवाइडेड बाय टोटल द्रव्यमान को आप त्वरण बोल सकते हो। बोले ठीक है सर, अब ये F नेट का क्या मतलब है, तुमको लॉजिक से पता है 20 आगे 10 न्यूटन पीछे, ये प्लस ये माइनस, तो अगर मैं नेट बल की बात करूंगा तो नेट बल आगे की तरफ क्या 20 माइनस 10 नहीं लग जाएगा। बोले हाँ सर, ये तो बहुत सीधी सी बात है। मैंने कहा सीधी बात करेंगे अपन, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल द्रव्यमान कितना बेटा, मास 2 और 3 5 और 5 10, यहाँ पे लगा दिया 10। अब 20 माइनस 10 करोगे तो 10, 10 बाय 10 कितना, 1, यानी यहाँ से बेटा जो अपने को त्वरण निकल के आएगा वो त्वरण निकल के आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। और ये किस किस का होगा बेटा, ये तीनों का होगा, ये 2 किलो का भी होगा, 3 का भी होगा, 5 का भी होगा, किसका भी पूछ ले, तीनों के तीनों का क्या है, सेम है, एकदम सेम। बोले ठीक है सर, इतना क्लियर है। तो ये तो हो गया बेटा अपना त्वरण वाला पार्ट, राइट। त्वरण वाले पार्ट के अलावा अपने को और क्या चाहिए था, त्वरण वाले पार्ट के अलावा अपने को चाहिए था बेटा बल, तीनों पे लगने वाला बल। वो मैं अलग से समझाता हूँ, सुनना अच्छे से। अगर मुझे बल चाहिए तो बल 2 किलो पे भी चाहिए हो सकता है, F2 मतलब 2 पे लगने वाला बल, F3 मतलब 3 पे लगने वाला बल, और F5 मतलब 5 पे लगने वाला बल। मैंने कहा आपको तो F का एक ही फॉर्मूला पता है, F बराबर ma, तो जिस पे बल चाहिए उसका द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय उसका त्वरण। बोले हाँ सर, इसमें क्या दिक्कत है, तो सही बात है, यानी इसका द्रव्यमान 2 और इसका त्वरण कितना आया था बेटा 1, यानी कितना बल निकल के आ गया इस पर 2 न्यूटन। ऐसे यहाँ 3 × 1 3 न्यूटन, और इसका द्रव्यमान 5 और इसका त्वरण भी 1, ये कितना आ गया 5 न्यूटन। तो इस तरीके से एक बार आपको तीनों के त्वरण पता लग गए, फिर तीनों को उनके द्रव्यमान से गुणा कर दो। ऐसा करते ही आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, तीनों पे लगने वाले अलग अलग बल मिल जाएंगे, तीनों पे लगने वाले अलग अलग इंडिविजुअल बल लग जाएंगे। समझ गए बात को, इस तरह से। और अगर थोड़ा और लॉजिकली ध्यान से देखोगे तो 3 और 2 5 और 5 10 न्यूटन नेट बल लग गया तीनों पे मिला के। यहाँ पे भी देखो नेट बल कितना, 20 माइनस 10 भी कितना आता है 10। तो जो कुल नेट बल था वही तो तीनों में बढ़ गया। बोले हाँ सर, क्लियर हो गई बात। तो अब कभी भी अगर एक के बाद एक ब्लॉक रखे हो, ठीक है, और आपसे तीनों का त्वरण पूछा जाए, ये हम बहुत बार काम में लेंगे, आपको रट जाएगा अपने आप ही, करेक्ट। और तीनों पे लगने वाला नेट बल पूछा जाए तो ये अप्रोच लगाएं, ठीक। बोले ठीक है सर। चलो अब इसको बेटा अच्छे से पॉज करो, कॉपी करो, पूरा सोल्यूशन अच्छे से दिमाग में, कॉपी में, हर जगह बिठा लो। जब हो जाए तो अगले एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो अगला जो एग्जाम्पल है ना वो क्या है, खाली लैंग्वेज का खेल है, समझना अच्छे से। आपसे ये बोला जा रहा है अगले एग्जाम्पल में कि भाई फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन A1। मैं समझाता हूँ कि कोई एक बल रहा होगा जो A1 त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक, किसी एक बॉडी में। यानी ऐसे मान लो कि कोई एक M1 मास द्रव्यमान का होगा, इसके ऊपर जब F बल लगाया जाता है तो ये कितना त्वरण उत्पन्न होता है बेटा A1। फिर कह रहा है कि बिल्कुल इसी तरीके से अपने पास एक और बॉडी है और कह रहा है कि सेम फोर्स यानी समान बल A2 लगाता है दूसरी किसी बॉडी में। यानी यदि मेरे पास M2 होता और इस पर भी मैं F बल लगाता तो मुझे त्वरण कितना मिलता, A2 मिलता, ठीक। मतलब M1 पे F बल लगाने पे A1 त्वरण, M2 पे F बल लगाने पे A2 त्वरण। बोले ठीक है सर। अब कह रहा है कि अगर मान लो दोनों बॉडीज को कंबाइंड कर दिया गया, मतलब संयोजित कर दिया गया एक साथ, और उतना का उतना बल लगाया गया, मतलब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा m1 प्लस m2, और इन दोनों पे वापस वही बल लगाऊं तो इनका त्वरण कितना आएगा। ये मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन प्लॉट कर दिया, करेक्ट। तो अब आपको अपने दिमाग से लगाना है कि ये त्वरण कितना आ सकता है। अब तुम पॉज करोगे क्वेश्चन को, पहले ट्राई करोगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखोगे। बोले ठीक है सर, डन है बात, मैं आगे बढ़ूंगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, मेरे हिसाब से सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि भाई अपने को न तो m1 पता है न तो m2 पता है, और अपने को a चाहिए था। मैंने कहा अगर मुझे a चाहिए होता तो मैं a के लिए जो फॉर्मूला लगाता वो लगाता f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मेरा फॉर्मूला होना चाहिए था भाई, f बराबर m a बराबर f बटा m। बोले हाँ सर यही होना चाहिए था। आप चाहो तो मैं फॉर्मूला आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। तो ये a जो आएगा ये आ जाएगा अपने पास बेटा, ठीक है, f अपॉन m1 प्लस m2 ये आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर m1 m2 का क्या करें, ना तो m1 पता ना तो m2 पता है, ना तो अपने को f पता। अपने को तो घूम फिर करके क्या पता है, a1 और a2 पता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ये तो पता है कि a1 बराबर कितना होता है, f बाय m1 होगा। बोले हाँ सर, या मैं अगर चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं m1 की बात करूँगा तो मैं m1 को बोल सकता हूँ f बाय a1। बोले सर ये कैसे लिख रहे हो आप, यार बेटा f बराबर ma, ठीक, तो m बराबर f बटा a। फिर बोलूँ f बराबर m इंटू a, तो a बराबर m बराबर f इंटू a, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख के भी दिखा देता हूँ अगर तुम चाहो तो, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लिख देता हूँ कि भाई अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो f बराबर हमारे पास होता है ma, तो यहाँ से m बराबर लिख सकते हैं बेटा, अरे सॉरी बेटा, f बटा a लिख सकते हैं ना। तो ऐसे मैंने बोला कि m1 को लिख दो f बाई a1 और m2 को क्या लिख दो, f बाई a2, करेक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे f की जगह तो f, m1 की जगह f बाई a1 और m2 की जगह f बाई a2, इस तरीके से। अब यहाँ से हर जगह से f तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। और बेटा यही अपना फाइनल आंसर होगा। समझ गए बात को। तो कुल मिला के कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको यही सिखाना ही चाह रहा था कि जो f बराबर ma है ना, जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसमें गतिकी का थोड़ा सा यूज़ करके क्वेश्चन किया, फिर 3 ब्लॉक लगा दिए, उनका त्वरण निकाला f बराबर ma से, फिर यहाँ पर एक बेसिक सी लैंग्वेज बना के क्वेश्चन बना दिया। तो f बराबर ma पे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, अपन नहीं करेंगे। समझिए बात को। तो आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से पूरा कॉपी कर लो, एक बार समझ लो, नहीं तो दोबारा देख लो, जब क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है। चलो पॉज करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ठीक, चलो देखो बेटा, अगला जो पॉइंट है ना अपना, वो है पहला नियम, है ना। बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं बोलूँगा मैं, वैसे तो बहुत यूज़फुल है, गति के नियम भाई न्यूटन ने दिए हैं, वैसे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी इसमें एक पॉइंट काम का आता है, उसको ज़रूर देख लेंगे और उस पर एक एग्जाम्पल लेके फिर लेक्चर 1 को बंद कर देंगे, ठीक है, फिर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं, है ना, तो पहला नियम यानी फर्स्ट लॉ, यानी कि गति का पहला नियम। तो बेटा देखो गति का जो पहला नियम ना वो बहुत सादा है, बहुत सादा। वो कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वो समान वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई असमान बल ना लगे। करेक्ट, असमान बल ना लगे। मतलब अगर इंग्लिश में भी देखें तो कह सकते हैं बेटा, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। विराम वाली बॉडी विराम पे रहेगी, चलती हुई बॉडी समान से वेग से गति करती रहेगी जब तक, है ना, अनटिल लेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि असमान बल उस पर ना लगे। इसीलिए तो ऐसा होता है, अभी जैसे तुम बैठे हो क्लास देख रहे हो, मान लो लैपटॉप पे, टैब पे, फ़ोन पे, वो जहाँ है वहाँ का वहीं तो रखा हुआ है, अपने आप से तो चलने फिरने नहीं लग गया। करेक्ट, कुर्सियाँ रखी हैं, टेबल रखे हैं, पर्दे हैं, सब अपनी जगह पे हैं।
करेक्ट, वरना तो अपने आप ही चलने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे थियोरेटिकली लॉ। तो जो चीज़ जैसे वैसी रहती है जब तक कि उस पर फोर्स ना लगे। बोले ठीक है सर, ये तो हो गया लॉ। अब काम की चीज़ क्या है? अपने काम की चीज़ है इसका उल्टा करके देखो। अगर मुझे बोल दिया गया, ध्यान से सुनना, अगर मुझे बोल दिया गया कि इफ़ सम बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम शब्द बहुत काम आएगा बेटा। इसको हिंदी में अपन कहते हैं बेटा साम्य स्थिति। साम्य से भी काम चल जाएगा, साम्य स्थिति। तो यदि कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में या साम्य में है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या बन जाएगा बेटा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये हुआ कि उस पे लगने वाले जितने भी बल एक्स अक्ष पे लग रहे होंगे, एक्स एक्सिस में, वो भी जीरो हो जाएंगे। इस पे लगने वाले जितने भी बल वाई एक्सिस में लग रहे होंगे उनका भी योग या सम क्या होगा? जीरो। इसी तरह से जितने भी बल जेड अक्ष पे लग रहे होंगे, जेड एक्सिस पे, उनका भी योग क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि इस बॉडी पे जो इक्विलिब्रियम या साम्य में है उस पे लगने वाला पूरा नेट बल जीरो होना चाहिए। इसका मतलब एफ एक्स, एफ आई, एफ जेड, इन तीनों का जो योग होगा, यानी एक्स अक्ष में नेट फोर्स जीरो, वाई अक्ष में नेट फोर्स जीरो और जेड एक्सिस में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अपन उल्टा बोल दिए कि जब कभी सवाल में दिया गया कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, साम्य में है, जैसी है वैसी की वैसी है, इसका मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा। कोई बल नहीं लग रहा मतलब नेट बल जीरो लग रहा। नेट बल जीरो लग रहा मतलब एक्स एक्सिस पे जीरो बल, वाई एक्सिस पे जीरो बल, जेड एक्सिस पे जीरो बल। और इसको यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा है तो अपन संभाल लेंगे उसको। मैंने कहा बेटा संभालना ही पड़ेगा, कोई और तरीका है नहीं। ठीक है, राइट। तो इसको एक बार पॉइंट बना के लिख लो और जब कंप्लीट हो जाए तो एक एग्जाम्पल लिया उसको देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो आप पॉज करके कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं आगे। ये आ गया पहला एग्जाम्पल। लेने को अपने 2-3 एग्जाम्पल लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। देखो ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें अपने पास एक कोई 10 किलो का कोई ब्लॉक है। ठीक है, कितने का बेटा? 10 किलो का। और यहाँ पे एक रस्सी से बंधा हुआ है। ये कोण अपने पास थीटा है, ये T1 है, ये T2 है, ये 98 न्यूटन। मतलब एक रस्सी यहाँ से बांधी, एक रस्सी से यहाँ बांध दिया और यहाँ से खींच के रखा हुआ है। और ये पूरा सिस्टम किसमें? साम्य स्थिति, इक्विलिब्रियम, जैसा है वैसा का वैसे ही। अपने से केवल इतना बोला गया, भाई हमको तो ये सब छोड़ दो तुम, अपने को तो बस बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एंगल। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसका डेटा ऑल्टर कर दिया है, तो उसमें लंबाई वगैरह दे रखी थी, अपन उसको छोड़ देंगे। अभी अपना जो फोकस रहेगा वो केवल और केवल किस पे रहेगा बेटा? टेंशन और स्ट्रिंग के ऊपर। करेक्ट। मैं क्वेश्चन को वो कर देता हूँ, आपके लिए छुपा देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ, ये आपके किसी भी काम का नहीं है। ठीक, उस पर फोकस करना। डन। तो हमको ये समझ में आ गया कि 10 किलो का ब्लॉक है, यहाँ 98 न्यूटन बल लग रहा है, नीचे कुछ फोर्स लग रहा होगा। मैं उसका नाम भी दे देता हूँ अगर आप चाहो तो, इसको भी मैं अपने तरीके से लिख देता हूँ। ठीक, देखो समझाता हूँ। अब तो ऐसे समझना, यहाँ अपने पास एक फोर्स लग रहा है, यहाँ अपने पास एक फोर्स लग रहा है जो अपने को बताना था। इसके अलावा ये 98 न्यूटन अपने को लग रहा है और अपने को थीटा और 2 एरो वाले फोर्सेस बताने थे। एरो वाले फोर्सेस का मतलब बेटा, इसको बोल दो T1, इसको बोल दो T2। ये फोर्स ही हैं, बल ही हैं, T1 और T2। ये 98 है, तो ये थीटा और T1 T2 बताने थे और ये साम्य में है। ठीक, अब देखो कैसे वेक्टर को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप तो ऐसे समझो सबसे पहले कि ये जो 10 किलो का ब्लॉक है, ये 10 किलो का जो ब्लॉक लग रहा होगा, ये जो टंगा होगा, ये बेटा अपन ने इतना तो 9th में पढ़ाई है कि mg बल नीचे की ओर लगता है, कि कोई भी चीज़ अगर m द्रव्यमान की टंगी हुई है तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा। और वो कितना लगेगा बेटा? 10g। 10g, g का मान 9.8 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 98 न्यूटन। यानी ये समझ में आ गया कि ये जो ब्लॉक है, जो डब्बा टंगा हुआ है, इसकी वजह से 98 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है। तो बेटा जो बल इस डब्बे पे लगेगा वही तो इस रस्सी में लगेगा। इसलिए अपन T2 का मान तो सीधे सीधे कितना बता सकते हैं? T2 का मान बेटा सीधे सीधे बता सकते हैं 98 न्यूटन। बोले ठीक है सर, ये तो पता चल गया। अब आगे,
अब बेटा देखो ये 98 और T1 रह गया। मैं कह रहा हूँ ये जो T1 दे रखा है अपन इसके दो कंपोनेंट ले लें, एक कंपोनेंट इधर ले लें और एक कंपोनेंट इधर ले लें। अपन वैल्यू की बात करें तो वैल्यू अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं T1 कॉस थीटा, और ये वाला घटक जो आएगा बेटा ये आएगा T1 साइन थीटा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इस बिंदु पे, ये जो बिंदु है बेटा, इस बिंदु पे हमें देखो कितने फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, 98 सीधे हाथ पे, इस तरफ लग रहा है T1 साइन थीटा, इस तरफ लग रहा है T1 कॉस थीटा, और नीचे की तरफ लग रहा है 98 न्यूटन। क्लियर? अब बेटा अपने को पता है कि कोई भी वस्तु अगर साम्य में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे जितना बल सीधे हाथ पे उतना बल सीधे हाथ पे, एक्स एक्सिस का नेट बल 0 अभी बताया था, ऐसे वाई एक्सिस का भी नेट बल 0, तो मतलब जितना बल ऊपर उतना बल नीचे। बोले हाँ सर। तो वहाँ से अगर मैं इक्वेशंस लिखना शुरू करता हूँ बेटा, तो देखो सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, T1 साइन थीटा बराबर 98, ऐसे T2 ऊपर वाला T2 नहीं T1 ही, T1 कॉस थीटा बराबर 98, T1 साइन थीटा और ये वाला 98, इनको बराबर कर दिया तो नेट एक्स में 0, ऐसे बेटा T1 कॉस थीटा और ये वाला 98, जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, ये वाई में 0 कर देंगे। ऐसा करने के बाद बेटा जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे T1 तो कट जाएगा, बाय कॉस क्या बचेगा अपने पास, tan बचेगा। तो tan थीटा अपने पास कितना आ गया बेटा 1, tan थीटा 1 मतलब थीटा अपने पास कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। समझे बात को? तो ये पहले एंगल क्या आ गई, ये एंगल अपने पास कितना आ गया। जैसे ही एंगल आया बेटा T1 ही तो निकालना था, जैसे ही एंगल आया अब आप चाहो तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। तो T1 का वैल्यू मुझे निकालना था, साइन के आगे कितना लगा दूँ 45 बराबर कितना कर दूँ 98। बेटा साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2 का √2 इधर ले जाना। ठीक है, अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये कर सकते हैं अपन। तो T1 अपने पास आ जाएगा बेटा 98√2। ठीक है, क्योंकि साइन 45 1/√2 लगाएंगे, √2 इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया देखो अपने को T1 भी निकल के आ गया। समझ गए बात को? तो यहाँ पे ना जो कॉन्सेप्ट है ये आगे का क्वेश्चन, ये यहाँ नहीं आता, ये टेंशन तनाव वगैरह पढ़ते हैं उसके बाद आता है, पर मैंने इधर ये इसलिए ले लिया ये सिखाने के लिए कि जो इक्विलिब्रियम है, यानी फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी जैसी है वैसी ही है तो उस पर बल नहीं लगना चाहिए, नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। तो मैंने उसका इस्तेमाल करना सिखाया कि ये जैसी है वैसी ही थी साम्य में, इक्विलिब्रियम में, तो नेट बल 0 लगना चाहिए था, इसलिए जितना बल नीचे उतना बल ऊपर, जितना बल आगे उतना बल पीछे। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए उठाया। ठीक है, एक बार अच्छे से समझो। अभी मैंने 2 और एग्जाम्पल बचे हुए हैं इसके ऊपर, वो कर लें फिर क्लास कंप्लीट करें। ठीक है, आप पॉज करके कॉपी करो बेटा अच्छे से। राइट, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अगला अगर एग्जाम्पल देखें ना, वो समझाता हूं। अगला कह रहा है बेटा कि एक कोई बॉय है ना, कोई एक लड़का है, और वो लड़का क्या कर रहा है बेटा, एक टहनी से लटका हुआ है ना, टहनी से, यानी यहाँ कोई टहनी है और वो क्या कर रहा है, ऐसे हाथ से लटका हुआ है। तो कह रहा है कि उसके हाथों के बीच में कितना कोण होना चाहिए, एंगल होना चाहिए कि हाथों में कम से कम बल लगे, कम से कम फोर्स लगे। ठीक, अब मैं समझाता हूँ, देखो डायग्राम बना के। तो कहने का मतलब यहाँ पे मान लो ये कुछ इस तरह की एक टहनी रही होगी, ऐसे मान लो ये कोई एक टहनी जैसी है। ठीक है, ऐसे समझता ये ऐसे कुछ, और यहाँ पे बेटा कोई एक बॉय है। ठीक है, वो बॉय क्या करता है, इससे टंगा हुआ है, ये ऐसे, ठीक ऐसे, तो ये टंगा हुआ है। करेक्ट। अब अपने को बताना है कि हाथों के बीच में कम से कम कितना एंगल हो, या कितना एंगल हो कि हाथों में कम से कम बल लगे। करेक्ट, वही बल लगाना पड़ेगा ना खुद को ऐसे खींचने के लिए या रोक के रखने के लिए। बोले ठीक है सर। अच्छा, टंगा हुआ है मतलब ऐसे लटका हुआ है, तो मतलब साम्य में है। बोले हाँ सर साम्य में है। साम्य में तो बेटा जितना बल नीचे उतना बल ऊपर। बोले हाँ। तो नीचे की तरफ इसका mg भार लगेगा। बोले हाँ। हाथ में जो बल लगेगा बेटा, उस बल को मैं इस तरफ कैपिटल F दिखा दूँ और इस तरफ भी कैपिटल F दिखा दूँ। बोले ठीक है सर। अगर अपन एंगल की बात करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, एंगल की बात करते हैं बेटा, ये मान लो। ठीक,
तो एंगल की अगर बात करते हैं तो बेटा ये एंगल भी कितना आएगा थीटा, ये एंगल भी कितना आएगा थीटा। फिर अपन बल की बात करते तो इधर एफ साइन थीटा, इधर एफ कॉस थीटा। बोले हाँ सर, एंगल लिखते हैं एक बार, देखो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से लिख देते हैं भाई। यहाँ लिख देते हैं एफ कॉस थीटा, ऐसे इसका भी ये वाला घटक कितना आएगा एफ कॉस थीटा, और जो इस तरफ आएगा ये कंपोनेंट आया बेटा, चाहो तो मैं बना देता हूँ एरो से, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इस तरफ वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। इधर कितना आएगा एफ साइन थीटा, इधर कितना आएगा एफ साइन थीटा, लिख देते हैं। देखो थोड़ा जीरो लेवल से समझ रहे हैं इसलिए पूरा पूरा लिखना पड़ रहा है, करेक्ट। तो अपने को ये समझ आया, इस एफ का एक घटक ऊपर एक घटक इधर, इस एफ का एक ऊपर एक नीचे। अब यहाँ से बेटा इतना तो साफ साफ समझ में आ ही रहा है लॉजिकली कि ये एफ साइन थीटा इसको क्या कर देगा कैंसिल। नेट बल क्षैतिज में या एक्स एक्सिस जीरो। बिल्कुल इसी प्रकार से जितना नेट बल ऊपर लग रहा है उतना ही तो नेट बल नीचे लगना चाहिए। बोले हाँ सर, मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा कि जो नीचे की तरफ भार लग रहा है mg, वो मेरे पास 2f cos थीटा के बराबर आना चाहिए। f cos थीटा प्लस f cos थीटा 2f cos थीटा। यहाँ से अगर मैं f की बात करता हूँ तो बेटा f मेरे पास बनेगा mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। बोले हाँ सर, यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। अब बेटा mg बटा 2 cos थीटा है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि भाई तुम ये चाहते हो, लेट्स से तुम ये चाहते हो बेटा यहाँ पे कि ये जो f निकल के आए ना, ये जो f निकल के आए ये अपने पास क्या हो जाए मिनिमम, न्यूनतम। अब ये न्यूनतम करने के लिए जो cos थीटा है बेटा, कि cos थीटा को क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम या फिर अधिकतम, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में है नीचे, तो नीचे वाला अधिकतम करोगे तब ये क्या बनेगा न्यूनतम। और इसको अधिकतम करने के लिए बेटा जो थीटा है यानी कि कोण, उसको कितना करना पड़ेगा 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 बराबर कितना होता है 1 होता है, समझ गए। तो 0 डिग्री पे ये अधिकतम होगा तो ये अपने आप न्यूनतम हो जाएगा। यानी हाथों में कम से कम बल तब लगेगा जब ये थीटा बराबर कितना हो जाए 0, यानी कि ये अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे की ऐसे कर ले, समझ गए। यानी कि दोनों हाथों को सीधे, आप घर पे ट्राई करना आज, ठीक है। एक डंडा लेना, मतलब बंधा हो कहीं पे, और एक बार ऐसे खींचना खुद को ऊपर, एक बार ऐसे लटकाना और एक बार ऐसे लटकाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाथों में जोर कहाँ पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो न्यूनतम बल के लिए हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री। बोले ठीक है सर, मैं खाली एप्लीकेशन समझाना चाह रहा हूँ, और ये डे टू डे एग्जाम्पल है, घर पे ट्राई करके देख सकते हो, तो मज़ा आएगा, समझ में आएगा यार मैकेनिक्स में चल क्या रहा है, ये फोर्सेज हैं क्या, तो थोड़ा फील लेने के लिए एग्जाम्पल्स उठा रहे, राइट। चलो अब इसको अच्छे से पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, दिमाग में बिठा लो।